हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करेंगे जीएसटी के अमेंडमेंट्स। तो बहुत बेसब्री से कुछ बच्चे वेट कर रहे थे जीएसटी अमेंडमेंट्स के लिए, सर करवा दो, बता दो। तो मैंने कहा कि आज हम लोग लॉन्च कर ही देते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स। हाँ, और जीएसटी अमेंडमेंट्स के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मई और जून 21 बच्चों के लिए, जो भी बच्चे मई और जून एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 में, उन बच्चों के लिए ये अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है। और बातें मैं बताना चाहता हूं, मतलब आप लोग समझ ही गए हो। सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट सारे वीडियो देख सकते हैं ये वाली। इसके अलावा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट्स प्लस कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो भी अभी तक आए हैं और जो नोटिफाई हो गए, जो इफेक्टिव हो गए, उस डेट से हम लोगों ने अमेंडमेंट सारे के सारे कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है जी, तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। जीएसटी के चैप्टर नंबर 1 से जो अमेंडमेंट्स डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर। और बच्चों, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही मैं करवा देता हूं जनरली यूनियन टेरिटरी के बारे में। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जीएसटी जो है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, 4 टाइप के हमारे जीएसटीज हैं। जब हम बात करते हैं इंट्रा यूटी सप्लाई पर, तो हमें पता है कि क्या लगता है, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इंट्रा पे क्या लगता है, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। और इंटर स्टेट पर क्या लगता है, आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो एवरीवन, गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 यूटीज को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जो अब से एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाएगा। 2 यूनियन टेरिटरीज और इंट्रोड्यूस हो गए, आप लोग जानते हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों में खास बात यह है कि लद्दाख जो है वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विद स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब तो समझते ही हो ना, जहां पर कानून, स्टेट के पास कानून बनाने की पावर है। विद स्टेट लेजिस्लेचर्स में जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है ये स्टेट भी माना जाएगा एज पर जीएसटी लॉस। तो जीएसटी के पर्पस के लिए ये स्टेट ही माना जाएगा, जबकि लद्दाख के लिए बात करें तो ये यूटी ही माना जाएगा। अब टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए बेटा? पहले हम लोग पढ़ते थे टोटल यूटीज कितने होते थे, 7, और अब 2 और ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए, 9। एक और अमेंडमेंट आई और उन्होंने बोला 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसको मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने की वजह से टोटल यूटीज कितने रह गए हैं, 8। सर बताओ ना सर, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? The 2 UTs has been merged under 1 UT, that is दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नाउ इनको ना एक ही डेफिनेशन में डाल दिया है, यानी अब ये दोनों दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों को अलग अलग नहीं बोलेंगे, अब इन दोनों को एक ही पर्टिकुलर यूटी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है जी, और इट मींस देयर आर टोटल 8 UTs आउट ऑफ विच 5 UTs आर विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड 3 UTs आर विद स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब टोटल 8 हो गए, 9 नहीं 8। अब 8 में 5 जो है वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और 3 जो है वो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। विद स्टेट लेजिस्लेचर्स वाले 3 कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और नया आया जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा अगर 5 यूटीज की बात करें तो जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख रीजन। तो बेसिकली ये 5 यूटीज ऐसे हैं जहां पर लगेगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बताओ यस या नो? और 3 ऐसे यूटीज हैं जहां पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अगर इनके यहां पर सप्लाई किया जाएगा, मतलब दिल्ली का ही सेलर है और दिल्ली का ही बायर है, पुडुचेरी का ही सेलर है, पुडुचेरी का ही बायर है, जम्मू एंड कश्मीर का सेलर है और जम्मू एंड कश्मीर का ही बायर है, तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, नॉट यूटीजीएसटी। जबकि यही केस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही सेलर है, अंडमान एंड निकोबार का ही बायर है, तो ऐसे केस में लगेगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से बहुत ही बात क्लियर हो गई है। टोटल कितने यूटीज हैं, 8। 8 में से 5 जो है वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और 3 जो है वो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। चलो ये बात हो गई कंप्लीट। आते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है जो डिस्कस करने वाला है। इससे पहले अमेंडमेंट आए थे, जी हां, वो बजट 2019 में आए थे, नोटिफिकेशंस अमेंडमेंट्स जो नोटिफिकेशंस में आई थी वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं और वो डिस्कस हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो मेरी इसी चैनल की सबसे पहली वीडियो वही थी जो मैंने घर बैठ के ही बनाई थी। ठीक है जी, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सारी अमेंडमेंट्स डिस्कस की हैं, सप्लाई वाली। समझ में आ गई बात? बट वो उनके लिए जिन्होंने अभी तक पुरानी वाले टॉपिक्स नहीं किए, ये लेटेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछो कि पिछले साल के बाद से अब जो अमेंडमेंट रेलेवेंट है, नवंबर
20 वाले बच्चे, नवंबर दिसंबर 20 वाले बच्चे अगर ये पूछ रहे हैं मई जून 21 के लिए क्या अमेंडमेंट्स हैं, तो ये वो है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर वाली अमेंडमेंट्स भी अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, और मैं उसका लिंक भी इसके अंदर दे दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी बच्चों, जहां पे हम लोगों ने सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 9 तो वही हो गया जहां पे जो एक बेसिकली बैकबोन ऑफ जीएसटी इज सेक्शन नंबर 9, है ना, कि जीएसटी हम लोग लगाते हैं सेक्शन 9 की वजह से, और सेक्शन 10 क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो बेसिकली क्या अमेंडमेंट आया इसके अंदर, एक क्लैरिफिकेशन आई है, सर्कुलर आया 140/140/10/2020 जीएसटी डेटेड 10 जून 2020, और एक क्लैरिफाई कर दिया डायरेक्टर्स के केस में। वैसे तो मैं आपको सच बात बताऊं तो ये बातें हम लोग क्लास के अंदर भी डिस्कस करते हैं, अगर ये बातें नहीं भी लिखी होती तो भी हमें लॉजिकली यही कहते, ये बात क्लैरिफाई नहीं भी की होती तब भी मैं यही कहता, बट स्टिल अमेंडमेंट आई है, सर्कुलर आया है तो क्लैरिफाई कर देते हैं ना। अब डायरेक्टर दो तरह के होते हैं दोस्तों, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन पे ये क्लैरिफिकेशन आई है। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझते हैं सारे, नॉन एग्जीक्यूटिव कह लो, इंडिपेंडेंट कह लो, है कि नहीं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव, और उनको दी जाती है सिटिंग फीस, बोर्ड में मीटिंग्स में बैठने की सिटिंग फीस। तो वो जो कंसल्टेंसी चार्जेस ले रहे हैं, सिटिंग फीस ले रहे हैं, प्रोफेशनल चार्जेस ले रहे हैं, उस पर क्या जीएसटी लगना चाहिए? यस, उस पर जीएसटी लगेगा। बट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और उनको सैलरी मिल रही है, जॉब करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रेम्युनरेशन उनको मिल रही है सैलरी, एज अ सैलरी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इसी वजह से वो जो सैलरी इनकम है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो तो नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विस, याद आ रहा है? यस, तो एम्प्लॉयर सर्विस जो है वो नेगेटिव लिस्ट में ही आती है। बट यहां पर एक बात क्लियर कर दी गई कि डायरेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक डायरेक्टर ऐसा हो सकता है जो जॉब कर रहा हो, एक डायरेक्टर ऐसा हो सकता है जो कि कंपनी में एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा हो। जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला पॉइंट, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैं बात करूं, तो ऐसे लोग जो हैं वो रेम्युनरेशन कमाते हैं बाय पे ऑफ फीस, कमीशन। इनकी इनकम पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि पहली बात, इनका जो सेक्शन लगता है ना टीडीएस में, अगर मैं टीडीएस की बात भी करूं तो इनके ऊपर लगता है 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। समझ में आ गया? अगर 194J लगता है, यानी इनकम टैक्स एक्ट भी उसको 194J में डालता है, तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो एक सर्विस है। और उस पे लगेगा रिवर्स चार्ज में। किस में लगेगा? रिवर्स चार्ज। याद आ रहा है? Who is liable to pay GST? Recipients are liable to pay GST. ये देखो, मैंने ना अपने वर्ड्स के अंदर इस सर्कुलर को बनाया है। Now, services provided by independent director who are not employees. Simple. Remuneration paid to such directors are taxable under reverse charge. Reverse charge में हम डायरेक्टर रेम्युनरेशन पढ़ते हैं, वो यही है। इसका मतलब who is liable to pay GST? Company is liable to pay GST, but yes, GST will be applicable. ये बात तो होगी पक्की। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर एम्प्लॉय। सर, डायरेक्टर एम्प्लॉय वो डायरेक्टर एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है। सर, इसके अंदर भी दो केसेस हो सकते हैं। वो डायरेक्टर एम्प्लॉय को अगर हम लोग सैलरी पे करते हैं, अगर हम लोग उसको सैलरी पे करते हैं, तो उस केस में तो सेक्शन 192 वाला टीडीएस का 192 सेक्शन लगेगा, और 192 सेक्शन लगेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। देखो, रेम्युनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज सैलरी, इट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई। ये सप्लाई नहीं है, इस पर कोई डाउट। दूसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पार्ट कहता है रेम्युनरेशन विच इज पेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अगर मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस उस डायरेक्टर को हायर करता हूं और कहता हूं कि ये काम भी करने हैं तूने अपनी जॉब के अलावा, ये काम भी करने हैं तुमने अपनी जॉब के अलावा, यानी अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विस के अलावा मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा हूं किसी और काम पर, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, क्योंकि इस पर सेक्शन 194J अट्रैक्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बच्चों चैप्टर नंबर 3 की अमेंडमेंट। तो बस कितनी बड़ी अमेंडमेंट, ओए होए मजा ही आ गया, इतनी बड़ी अमेंडमेंट, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आ जाओ चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इससे पहले चैप्टर 7 भी है, चैप्टर 7 में अमेंडमेंट है। अब मैं बताता हूं, यानी 5 में कुछ नहीं है, एग्जेम्पशंस में कुछ नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं है। इसके अलावा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो है वो पहले आ चुकी हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, और चैप्टर 8 में अमेंडमेंट है।
चैप्टर 8 है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है टैक्स इनवॉइस के बारे में। क्या कहता है? द जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जीएसटी के अंदर। बड़ी झंझटें थी जी, लोग तो इतना बोगस इनवॉइस बनाते थे, नकली इनवॉइस बना बना के जीएसटी के क्रेडिट क्लेम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट डाल दें, और सैल्यूट टू दिस रूल। एक ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें देने वाला है उन लोगों के लिए जो टैक्स की इवेजन करने की कोशिश कर रहे थे। नकली इनवॉइसेस बना के वो क्रेडिट ले लेते थे। अब जो है वो कॉन्सेप्ट्स नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में ये सब चीजें खत्म होने वाली है। कैसे, वही समझना है हमें। उसका पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव इनवॉइस का यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और कब से आए, इफेक्टिव हुआ 1 अक्टूबर 2020 से। देयर इज अ स्विच फ्रॉम वॉलंटरी टू मैंडेटरी इनवॉइसिंग। अच्छा, पहले भी इनवॉइसिंग आया था बट तब वॉलंटरी था कि जो भी करना चाहे इनवॉइसिंग कर सकता है। कोई करता ही नहीं था, क्यों करेगा, करेगा तो फंसेगा। ई इनवॉइसिंग कोई करता ही नहीं था। गवर्नमेंट ने बोल दिया मैंडेटरी है। ओ अच्छा, अब से मैंडेटरी है। यस, मैंडेटरी इनवॉइसिंग फॉर सर्टेन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स। सर हम लोग जानना चाहते हैं सर, ऐसे कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी है। आओ जरा दोस्तों समझते हैं कि ऐसे कौन से कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। 17-18 में बेटा जीएसटी आया था ना, 17-18 में ही तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद से ही तो आया, तो इसलिए 17-18 की टर्नओवर या उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका पिछले साल का किसी भी 2017 के बाद 18 के बाद का कोई भी 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर गया है, कितना, 500 करोड़, तो आपका ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, ई इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझाना है मैंने पूरी वीडियो के अंदर। ई इनवॉइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट। सो नोटिफाइड पर्संस वो हैं जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है पिछले किसी भी साल में, पिछले किसी भी साल में, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से। ठीक है सर, उनको ई इनवॉइस ही बनाना है। ओके सर। सर मतलब क्या है? ई इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय गवर्नमेंट पोर्टल। कहीं आप लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ई इनवॉइस बनाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। मतलब ई इनवॉइसिंग वर्ड सुन के तो लोगों को यही लगता होगा क्या कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, जैसे ई वे बिल था। ई वे बिल भी तो गवर्नमेंट की ई वे बिल gst.gov.in वाली वेबसाइट के ऊपर जाके करते थे, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर है, ई इनवॉइसिंग की भी वेबसाइट है, बट यहां पर इनवॉइसेस जो बनाने हैं आपने, वो अपने ही पोर्टल से, अपने ही सिस्टम से बनाने हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। सो ई इनवॉइसिंग इज नॉट अ जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस बाय अ गवर्नमेंट पोर्टल। गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू नहीं बनाने की जरूरत। Taxpayers will continue to create these GST invoices on their own accounting, billing या ERP system as per the e-invoice scheme. उनको जैसा बना रहे थे ना वैसे ही बनाते जाओ भाई, हम कोई मना नहीं कर रहे आपको, बनाते जाओ, जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहने दो। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, फिर ई-इनवॉइस करेगा क्या? These invoices will then be reported to the invoice registration portal. आपको इसकी रिपोर्टिंग देनी है आईआरपी में। कहां देनी है? आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब ये क्या चीज है बताऊंगा, सब कुछ आएगा। ऑन सच रिपोर्टिंग आईआरपी विल जनरेट अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। क्या मिलेगा? एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, विच विल डिजिटली साइन इट एंड रिटर्न द इनवॉइस टू द सप्लायर। अब क्या होगा? एक नंबर मिल जाएगा, एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसको बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जैसे ही आपने IRN, जैसे आपने IRP में जाके रजिस्ट्रेशन करवा दी उस इनवॉइस की, उसमें सारी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती, कुछ डिटेल मांगेगा वो आपने डाल दी, और डालते ही आपको एक इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि डिजिटली साइन किया होगा एंड रिटर्न द इनवॉइस टू द सप्लायर। उसके बाद साइन करने के बाद उसको किसको देना है? सप्लायर को। अ जीएसटी ई इनवॉइस विल बी वैलिड विद अ वैलिड IRN। जीएसटी इनवॉइस तभी उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी जब वो वैलिड IRN के साथ है। IRN इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर।
बटा जैसे इनवॉइस का पहले नंबर होता था, कुछ आपको याद है, ईयर के बाद हम लोग एक कोड लिखते थे, नंबरिंग। तो वो हम लोग जो लिखते थे ना, वो इनवॉइस 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो हम लोग लिखते थे ना, वो इनवॉइस नंबर है, वो नहीं खत्म हुआ, वो तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। यहां पे बात हो रही है किसकी? इनवॉइस रेफरेंस नंबर की, यानी IRN की। सर क्या फायदे क्या है, एडवांटेजेस बता दो ना ई इनवॉइसिंग के, तो हम लोग समझें। पहला, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस इनटू जीएसटी रिटर्न्स, मतलब जीएसटी रिटर्न में मुझे इनवॉइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही मैंने ई इनवॉइसिंग कर दी। तो ई इनवॉइसिंग का हेल्प लेने के बाद मुझे जीएसटी रिटर्न में इनवॉइसेस डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा जी, ऑटोमेटिकली, सब कुछ ऑटोमेटिकली। ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, अच्छा जैसे ही आपने बिल की डिटेल्स वहां पे डाल दी थी IRP में, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, है ना, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जैसे ही आपने ये बिल की डिटेल्स डाल दी थी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसके अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो ई वे बिल में ऑटोमेटिकली चीज चली जाएगी, आपको बस ई वे बिल के पोर्टल पे जाके वो उसका नंबर डालोगे, ई वे बिल प्रिंट ले लोगे। मतलब क्या सर दोबारा डॉक्यूमेंट्स ना, सिस्टम इजी कर दिया। नंबर 3, देयर विल बी अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स as same data will get reported to tax department as well as buyer to prepare his inward supplies register। अरे भाई एक बारी डिटेल्स डाल दो बस, सेम डेटा विल ट्रेवल एवरीवेयर, यानी इनवर्ड के रजिस्टर में, इनपुट के रजिस्टर में भी वही चीज जाएगी, सब कुछ एक ही डिटेल से सब कुछ हो जाएगा, एक बार ही जाना है बस, एक बार। जबकि पहले ट्रांसक्रिप्शन एरर्स आते थे, कैसे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन एरर्स? सप्लायर ने कोई इंफॉर्मेशन दी, बायर ने कोई इंफॉर्मेशन दी, एरर्स होने के चांसेस ज्यादा थे। क्या होता है, कई बार ऐसा भी नहीं होता कि आप, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, बट कई बार गलती जो होती है वो जान के भी की जाती है, जी हां जान के की जाती है। अब यहां पर ये चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सब कुछ जो है वो बहुत ही क्लियर कट हो रहा है। बायर ने इंफॉर्मेशन, सप्लायर ने इंफॉर्मेशन डाली, जैसे ही IRP में इनवॉइस का नंबर लिखा, इनवॉइस का नंबर उसको मिला, और वो इस इनवॉइस के नंबर के बेसिस पर उसका ये पता चल गया कि उसका इनवॉइस है। So there will be a substantial reduction in transcription errors। तो देखो फायदे तो हैं, एरर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट, इट विल फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, इंप्रूविंग पेमेंट साइकिल्स अमंग ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, इंप्रूविंग पेमेंट साइकिल्स, रिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड देयर बाय ग्रेटली इंप्रूविंग द बिजनेस एफिशिएंसी। अगर मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना, तो बहुत फायदे हो गए। कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, फैसिलिटेट कर रहा है, इट विल फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, सेलर बायर दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस थी, अब उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस में हमेशा क्या रहेगी? स्टैंडर्डाइजेशन रहेगी। पता है सारे सेलर बायर के लिए एक जैसे ही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज के लिए एक बिल्कुल कॉमन चीज होगी सारे तरह के सप्लायर्स के लिए और सारे तरह के रेसिपिएंट्स के लिए। इट विल फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द डिस्प्यूट्स, तो जो पहले लड़ाई झगड़े होते थे, अब वो झगड़े नहीं होंगे अमंग द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज। अब ट्रांजैक्टिंग पार्टीज में आपस में कोई तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस को कर दिया स्टैंडर्डाइज, बिल को भी कर दिया स्टैंडर्डाइज, इंप्रूव द पेमेंट साइकिल्स, इतने टाइम में पेमेंट करो, रिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या हो गई? कम, एंड देयर बाय ग्रेटली इंप्रूविंग द बिजनेस एफिशिएंसी। इससे बिजनेस को फायदा हो रहा है। जब सब कुछ जल्दी होगा ना, जब सब कुछ जल्दी होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी जल्दी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जब सब कुछ जल्दी होगा तो आपके काम की एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। आप गवर्नमेंट की तरफ कंप्लायंस पे कम, एफिशिएंसी बढ़ गई, कंप्लायंस कम, एफिशिएंसी बढ़ गई। सब कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली। हार्ड कॉपीज बिल्कुल खत्म करने का इरादा कर लिया है, हार्ड कॉपीज बिल्कुल जीरो कर देना है, जीरो, नो वैल्यू ऑफ हार्ड कॉपी। मतलब आने वाले टाइम में हार्ड कॉपी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, सिर्फ एक सबूत रह जाएगा कि हाँ भाई कोई बिल बना था। वो भी आजकल आप आज के टाइम पे आप उसको स्कैन करके रख सकते हो।
क्या फायदे हैं? हम फायदे की बात कर रहे हैं सर, फायदे तो हैं ही। सिंस अ कंप्लीट ट्रेल ऑफ B2B इनवॉइसेज is available with the department, it will enable the system level matching of the ITC and output tax, thereby reducing the tax evasion. B2B ट्रांजैक्शन समझ गए ना, बिजनेस टू बिजनेस। X ने Y को बेचा, Y ने Z को बेचा, Z ने A को बेचा। X Y को बेचेगा तो वो अपनी सप्लाईज में क्या करेगा, उसको रिटर्न के अंदर दिखाएगा। Y Z को बेचेगा तो वो अपनी रिटर्न्स में दिखाएगा, Z A को बेचेगा वो अपनी रिटर्न्स में दिखाएगा। सो बेसिकली देयर इज अ कंप्लीट ट्रेल ऑफ B2B ट्रांजैक्शंस। और सारी इनवॉइसेस गवर्नमेंट की नजर में सामने रहेगी और ऑटोमेटिकली आउटपुट टैक्स ITC के साथ क्या करना चाहिए, मैच। सप्लायर आउटपुट टैक्स जो दे रहा है, जो बायर है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो सेलर विल चार्ज एन आउटपुट टैक्स, बायर विल टेक द क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट, दैट्स इट। तो देयर इज नो टैक्स इवेजन, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई नकली इनवॉइसेस नहीं बना सकता, सब कुछ सिस्टमैटिकली होगा। लास्ट में इट विल एलिमिनेट द फेक इनवॉइसिंग। फेक इनवॉइसिंग मतलब बोगस इनवॉइस जो बनाते थे ना लोग, खत्म भाई खत्म। समझ में आ गई बात? तो 6 फायदे हुए हैं ई इनवॉइसिंग होने के। पहला फायदा, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ द इनवॉइसेस इनटू रिटर्न्स। इनवॉइसेस की जो रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न में जाती है। नंबर 2, ई वे बिल ऑटो जनरेशन हो जाता है। नंबर 3, सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। पहले से एरर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, इंटरऑपरेबिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द डिस्प्यूट्स कम हो गए आपस में ट्रांजैक्टिंग पार्टीज में। और 5th पॉइंट, एक कंप्लीट ट्रेल ऑफ B2B ट्रांजैक्शंस की वजह से ITC आउटपुट टैक्स के साथ मैच करेगा। इट विल एनेबल द सिस्टम लेवल मैचिंग ऑफ ITC एंड आउटपुट टैक्स। और इसकी वजह से जहां पर भी टैक्स में चोरी होगी पकड़ी जाएगी, रिड्यूस द टैक्स एवेजन। सप्लायर ने आउटपुट टैक्स कुछ और दिया है और बायर ITC किसी और चीज का ले रहा है। लास्ट में इट विल रिड्यूस द फेक इनवॉइसिंग। कोई नकली इनवॉइस बना ही नहीं पाएगा क्योंकि सब कुछ क्या करना है, ई इनवॉइस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ई इनवॉइसिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस देखते हैं अब इसके। गवर्नमेंट ने क्या स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लिखे हैं इसके बारे में। रूल 48(4) stipulates that e-invoice shall be prepared by notified class of registered persons by uploading such particulars as may be prescribed in form GST INV 01, INV invoice 01। तो भाई करना क्या है आपको, इस फॉर्म के अंदर आपने सारी डिटेल्स भरनी है नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस को। नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जिनकी टर्नओवर पिछले साल में किसी भी साल में 500 करोड़ रुपए से ऊपर की हुई हो। ऑन कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, और एक GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जाके उनको ये इनवॉइसिंग, ये इनवॉइस, ये फॉर्म भरना है, अपलोड करना है। क्या नाम है इसका, फॉर्म GST INV 01। ठीक है, डन। एंड ऑब्टेन एन IRN इन प्रिस्क्राइब मैनर। और इसके बाद क्या मिल जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये जो कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है इसी को ही तो IRP बोलते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहीं पर आपको IRN नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करवाया आपको IRN नंबर मिल गया। हाउएवर, कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये तो है, ये कमिश्नर के पास हमेशा राइट है कि अगर वो चाहे किसी पर्सन को, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को वो एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। हालांकि हमने ये पढ़ा था कि ई इनवॉइसिंग उनके लिए मैंडेटरी है जिनकी टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा है, 17-18 के बाद ऑब्वियसली। Where e-invoicing is applicable, there is no need of issue of invoice copies in triplicate, duplicate. अबे खत्म, no invoice copies are required. No invoice copies are required. Are you getting my point? कोई इनवॉइस कॉपीज की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल कॉपीज, हार्ड कॉपी सब खत्म, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ई इनवॉइस। एक बार ई इनवॉइस में चला गया, अगर कल को इनवॉइस फट भी गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट पढ़ा था आपने, पढ़ता ना, इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ITC लेने के लिए ई इनवॉइस बन जाएगा। तो ये कह रहा है देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट।
ओरिजिनल कॉपीज तो फिलहाल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म कर दोगे, ओरिजिनल कॉपीज तो मेंटेन करनी पड़ेगी। आगे, क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाइड टू मैंडेटरी इशू इनवॉइस, कौन बनाएगा? In the view of the said powers, a registered person except the specified class of person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 1718 onwards exceeds 500 crores has been notified a class of persons who shall prepare e-invoice in respect of B2B supplies. सिर्फ और सिर्फ B2B supplies के लिए, B2C supplies के लिए नहीं, B2B के लिए, business to business और for exports। तो गवर्नमेंट ने कहा B2B सप्लाईज के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 500 करोड़ के ज्यादा थी, पिछले से पिछले कभी भी 17-18 के बाद। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन B2C सप्लाईज एंड इनवॉइस इशूड बाय ISD। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर याद है, ICICI बैंक का मैं एग्जांपल देता था। इनवॉइस सर्विस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, प्लस B2C वालों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ B2B के लिए। देखो ई इनवॉइस वैसे भी B2B को ही देकर फायदा है। कैसे सर? वो बंदा क्रेडिट लेगा उस अमाउंट का, तो सप्लायर हूं, रेसिपिएंट है, B2B वाले पॉइंट में ही क्या बने? ई इनवॉइस। हाँ जी बच्चों, तो अगर इनवॉइस इशू करता है नोटिफाइड पर्सन, लिखता है इफ इनवॉइस इज इशूड बाय अ नोटिफाइड पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय हिम, टैक्स ऑन विच इज रिवर्स चार्ज अंडर 9(3) इज एप्लीकेबल, तो ई इनवॉइसिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल। समझ में आया? मतलब रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट को ई इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 9(3). 9(3) वाले रिवर्स चार्ज कैटेगरीज की बात हो रही है, 9(4) वाले कैटेगरीज की बात नहीं हो रही। और अगर मैं 9(4) वालों की बात करूं तो 9(4) वाले केस के अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल करंटली। हो सकता है फ्यूचर में एप्लीकेबल हो जाए, बट अभी नहीं। सो ऑन द अदर हैंड वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्संस, मैंने आपको बताया था ये स्पेसिफाइड कैटेगरीज अभी भी स्पेसिफाई नहीं की गई है। Where specified categories of supplies are received by notified persons from unregistered person, जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है 9(4) वाला सेक्शन, और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ई इनवॉइसिंग डजंट अराइज। तो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाला केस में ई इनवॉइसिंग अभी तक अराइज नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर ये केस है 9(3) वाला केस है जहां पे GTA सर्विसेज और भी हमने बहुत सारे ढेर सारे पढ़े थे, डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, उस केसेस में ई इनवॉइसेज एप्लीकेबल। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर होता है? आ जाओ धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके और बातें बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। और एक और बात, मेरी ये PDF अगर आपको चाहिए तो इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। CA स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, CMA और CA स्टूडेंट्स के लिए भी सेपरेट टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां ज्वाइन करना होगा। आपको डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स भी मिल जाएंगे और GST के भी। आगे बढ़ते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं ई इनवॉइस, तो ई इनवॉइसिंग किसके लिए एग्जेम्प्ट है? आओ जरा समझते हैं। द फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी इनवॉइसिंग। एक और बात बताऊं, बड़ी खास बात है। आपको पता है 500 करोड़ वालों के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है 1 जनवरी 2021 से। जी हां, 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ वालों के लिए मैंडेटरी हो गई है। कितना? 100 करोड़ वालों के लिए। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, यानी गवर्नमेंट लिमिट बढ़ाता जा रहा है। मतलब वो ये लिमिट एक तरह से लोग ज्यादा आएंगे ना इसके अंदर। पहले 500 करोड़ वालों के लिए बोला, अब 100 करोड़ वालों के लिए भी बोल दिया। लोग परेशान हो गए। बट हां, एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। इमीडिएटली तो धीरे धीरे करके तो बंदा सीखेगा ही सीखेगा, और आने वाले टाइम में ई इनवॉइस का बहुत फायदा हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। नाउ किन के लिए ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आओ समझते हैं किन के लिए ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले SEZ यूनिट्स के लिए ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्ट है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को साफ बोल दिया कि आपको इनवॉइस रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है। आप ये वैसे भी SEZ करते क्या है? ये तो एक्सपोर्ट ही करते हैं, ये तो एक्सपोर्ट ही करते हैं। हाँ, कुछ ही केसेस होते हैं जहां वो डोमेस्टिक क्लियरेंस करते हैं, अदरवाइज तो एक्सपोर्ट ही करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा इनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं करना। नंबर 2, इंश्योरर बैंकिंग कंपनी के लिए भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या बोला? ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। GTA सर्विसेज बाय रोड। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, GTA सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब लोग वो हैं जिनके लिए जो टिकट है, टिकट है ना, टिकट वो ही ई वे, जो टिकट है, टिकट वो ही उनका बिल इनवॉइस माना जाता था, टैक्स इनवॉइस। याद है हम लोगों ने एक ऐसे कैटेगरीज पढ़ी थी, उन कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने उन लोगों का नाम पढ़ा था जो लोग
इनवॉइस रेज नहीं कर रहे, कोई डॉक्यूमेंट रेज कर रहे हैं, बट वो इनवॉइस माना जाएगा। याद है, डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो उसमें इंश्योरर बैंकिंग कंपनी का नाम आता है, जीटीए सर्विसेज वालों का नाम आता है, गवर्नमेंट ने नाम लिया सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसमें भी टिकट होती है, और इन्होंने कहा इनके लिए भी ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, मूवी के लिए भी टिकट होती है। ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, याद है, ये मैंने पिछली अमेंडमेंट वाली वीडियो के अंदर मैंने ये बात बताई थी। तो मल्टीप्लेक्स में जो सिनेमा की मूवी टिकट्स होती हैं, उस मूवी टिकट्स के लिए अब से जो ई इनवॉइस का हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो ई इनवॉइस इनके लिए नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एसईजेड यूनिट्स की बात की गई है, एसईजेड डेवलपर्स की बात नहीं की गई। एसईजेड यूनिट मतलब इकलौता वो यूनिट, वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर कोई कंपनी है जो एक साथ में एसईजेड का यूनिट भी खोलती है, उसको एसईजेड डेवलपर बोलेंगे। मतलब मेरी 10 कंपनीज है, मेरी 10 ब्रांचेस है, एक ब्रांच एसईजेड में, तो मैं एक एसईजेड डेवलपर हूं, मैं एसईजेड डेवलपर हूं। गवर्नमेंट ने कहा आपके लिए नहीं है ये रिबेट सिर्फ, ये बेनिफिट किसके लिए है? एसईजेड यूनिट के लिए। सिर्फ एसईजेड यूनिट को बोला ई इनवॉइस नहीं बनाना, एसईजेड डेवलपर को नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एक यूनिट एसईजेड में है तो मेरे को काम करने की, मेरे को एग्जेम्प्ट कर दिया, ना ना ना, सिर्फ एसईजेड यूनिट को एग्जेम्प्ट किया, बाकियों को नहीं। समझ में आ गई बात? तो एसईजेड यूनिट हो गए, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी हो गए, जीटीएस सर्विसेज बाय रोड हो गए, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गए, और मूवी टिकट्स हो गई। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Now, हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड? ई इनवॉइस बनेगा कैसे? देखो, मैंने कुछ स्टेप्स के अंदर, सिंपल से स्टेप्स के अंदर ई इनवॉइस को जनरेट करने की बात कही है। पहले तो समझना बहुत जरूरी है ई इनवॉइस बनाना कहां पर है। देखो, मैंने आपको बताया था, ये आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ई इनवॉइस खुद क्रिएट करोगे, कुछ नया नहीं है। आप अपने इनवॉइस जो नॉर्मली इनवॉइस जो बनाते हो, नॉट ई इनवॉइस, आप अपने नॉर्मली जो इनवॉइस बनाते हो, आप लैपटॉप पे बनाते हो, अपने सिस्टम के अंदर बनाते हो, अपने सिस्टम से प्रिंट लेके आपने अपना इनवॉइस तैयार कर दिया। आपका इनवॉइस में कोई चेंजेस नहीं आए, वो वैसे का वैसा ही है। बस आपको जाके उस इनवॉइस की डिटेल आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाके डालनी है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूं। ये देखो, हाँ जी, ये वेबसाइट आ गई है, einvoice1.gst.gov.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, डिटेल्स डालोगे, और फिर आपको यहीं पर इनवॉइस, अपना इनवॉइस की जो डिटेल्स है वो यहीं पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहां पर देखो, स्टेप 1, द टैक्सपेयर फर्स्ट प्रिपेयर्स एंड जनरेट्स हिज इनवॉइस यूजिंग हिज ओन ईआरपी अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम। तो अपने अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम से कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द इनवॉइस मस्ट बी द स्टैंडर्ड नोटिफाइड फॉर्मेट, वही वाला जो टैक्स इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस वाला फॉर्मेट, ठीक है, जो हम लोग डिटेल्स पड़ी हुई है। स्टेप 2, द डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस आर अपलोडेड बाय टैक्सपेयर टू आईआरपी। बस अब आपको ये आईआरपी के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है इसको बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। स्टेप 3, ऑन अपलोडिंग आईआरपी, जैसे ही आपने आईआरपी के अंदर ये सब चीजें डाल दी, ठीक है, द आईआरपी रिटर्न्स द इनवॉइस विद अ यूनिक आईआरएन। आईआरपी जैसे ही आपके इनवॉइस की डिटेल को ले लेगा, वो आपको एक आईआरएन नंबर देगा। क्या देगा? इनवॉइस रेफरेंस नंबर। आफ्टर डिजिटली साइनिंग एंड एडिंग अ क्यूआर कोड, एक क्यूआर कोड के साथ देगा। क्यूआर कोड देखा है ना आप लोगों ने? क्यूआर कोड जिससे आप स्कैन करते हो और पे हो जाता है, पेमेंट करनी होती है, स्कैन करके पे हो जाता है। जैसे पेटीएम का भी क्यूआर कोड होता है, हर एक का एक क्यूआर कोड है, स्कैन के लिए क्यूआर कोड दुकानदार भी रखता है अपने पास, ठीक है। तो वही क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड आपको दिया जाएगा साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली काम जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप 4, सप्लायर शेयर्स द ई इनवॉइस विद द रिसीवर अलॉन्ग विद क्यूआर कोड। सप्लायर क्या करेगा? वही ई इनवॉइस वो किसको देगा? रिसीवर को, अलॉन्ग विद क्यूआर कोड। क्यूआर कोड गवर्नमेंट को बहुत फायदेमंद है। गवर्नमेंट वहां पे स्कैन करेगी, उसको सारी डिटेल निकल आएगी कि इनवॉइस किसने बनाया था, कौन था, क्या था, हिसाब किताब सारा पता चल जाएगा। ई इनवॉइस के अंदर कुछ नहीं पता चलेगा, बट ई इनवॉइस के क्यूआर कोड से, जैसे क्यूआर कोड में डालेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा गवर्नमेंट का ऑफिशियल, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या सिस्टम निकाला है, क्यूआर कोड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये 4 स्टेप्स का आपका ई इनवॉइसिंग है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने लिए नॉर्मल इनवॉइस बनाना है, जो आप बनाते हो नॉर्मल ईआरपी, अकाउंटिंग या बिलिंग सिस्टम से, जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उससे बनाने के बाद आप एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हो, प्रिंट निकाल लेते हो। रेसिपिएंट को वो नहीं देना,
द डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस आर अपलोडेड बाय द टैक्स पेयर टू IRP। ठीक है, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है ये वाली, इस वेबसाइट में जाके अपलोड कर देना है मेरे भाई। इस वेबसाइट पे जाके यहां पर आपको अपलोड कर देना है। ओके सर। अपलोड करने के बाद ऑन अपलोडिंग द IRP रिटर्न्स द ई इनवॉइस विद अ यूनिक IRN। आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा। अब इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा डिजिटली साइनिंग के साथ विद एडिंग अ QR कोड, और सप्लायर शेयर्स द ई इनवॉइस विद रिसीवर। अब वो ई इनवॉइस रिसीवर को देगा विद दैट QR कोड। रिसीवर के हाथ में भी QR कोड, सप्लायर के हाथ में भी एक QR कोड। और देखो फायदा क्या होगा, कभी ना कभी भी कोई इनवॉइस की वजह से टैक्स ऑफिशियल को चेक करना चाहता है, QR कोड से वो फटाफट चेक कर सकता है कि नहीं, है ना फायदेमंद। तो गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए भी इजी कर लिया, आपके लिए भी इजी कर दिया। अब देखो आपको क्या फायदा है, आपको फायदा यह है कि हर एक रिटर्न में इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। GSTR 1 में गए, GSTR 1 में जो जो रिटर्न अपलोड करनी थी ना, वो रिटर्न्स में इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी थी, नहीं डालने की जरूरत। आपने एक बार डाल दिया ना, वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा, अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात। तो डिटेल्स आपको शो होनी है। अच्छा, GSTR 2B के अंदर 2A 2B याद है, ये किसके लिए होता है? ये उनके लिए होता है जो रेसिपिएंट्स होते हैं। रेसिपिएंट्स के GSTR 2 के अंदर वो इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरता है, इनवर्ड सप्लाई परचेजेस की। बट GSTR 2A के अंदर उसको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं बैकअप में। कैसे? क्योंकि मैंने GSTR 1 भर दिया होगा 10 तारीख को, जब मैंने 10 तारीख को भर दिया होगा तो उसको डिटेल्स मिल जाएंगी रेसिपिएंट को, क्योंकि मैंने उसका GST टिन नंबर डाला होगा। ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां से वो एक्सेप्ट करेगा, सारा का सारी डिटेल्स उसकी क्लियर हो जाएंगी। GSTR 2 उसका पूरा प्रीफिल्ड होगा, पहले से ही सारी चीजें भरी होंगी। तो आपके जो बार बार जो मेहनत करनी पड़ रही थी, वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार की मेहनत है सप्लायर की तरफ से, दैट्स इट। समझ में आए ये 4 स्टेप्स? फिर से समझते हैं 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, अपना बिल बनाना है नॉर्मल तरीके से, बिल को IRP में लेके जाना है। IRP में लेके जाने के बाद IRP वाले आपको क्या देंगे, एक IRN नंबर देंगे, और वो IRN नंबर जो है आप वो एक ई इनवॉइस जनरेट करके, उस IRN नंबर के थ्रू एक ई इनवॉइस जनरेट करके आप लोग क्या करोगे, रिसीवर को दे दोगे, रेसिपिएंट को दे दोगे along with QR code. Now how e-invoice is consumed by GST system for generation of e-way bill or populating relevant part of the GST returns. ये चीजें होती कैसे हैं ना, IRP sends an e-invoice data along with IRN to GST system as well as e-way bill system. अब ये कहना ये चाहते हैं कि ये सर e-way bill को कैसे पता चलता है? देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जैसे ही ई इनवॉइस बनता है, वो डिटेल्स, वो जो डेटा है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर वो सर्वर में जाता है। वो सर्वर बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ई-वे बिल के वक्त भी आएगी। सो IRP सेंड्स ई इनवॉइस डेटा अलॉन्ग विद IRN टू GST सिस्टम में आ गया, एज वेल एज टू ई-वे बिल सिस्टम। अब 2 तरह के सिस्टम है, 2 वेबसाइट्स हैं, www.gst.gov.in और एक वेबसाइट है www.ewaybill.gst.gov.in। यस या नो? अब ये वाली वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन जा रही है और उस वेबसाइट पे भी, तो दोनों ही वेबसाइट पे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। द GST सिस्टम विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। अब वो GST सिस्टम ऑटो पॉपुलेट, जैसे ही मैं GSTR 1 खोलूंगा तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही भर दिया था। इनवॉइस बनाते बनाते सारे काम कर दो मेरे भाई, GSTR 1 भरने में टाइम ही नहीं लगेगा। पहले लगता था टाइम, लोग लगे रहते थे, अब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आपको इनवॉइस ही कैसे देना है, ई इनवॉइस। मिनटों का काम होगा, ई इनवॉइस दो। So the GST system will auto populate them into GSTR 1 of supplier and GSTR 2A of respective receivers. Receivers मतलब recipients को 2A में इंफॉर्मेशन जाएगी ना, मैंने बताया था ना 2A में इंफॉर्मेशन जाती है और वो 2A में यस करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और वो GSTR 2 में जाता है। देखो सिस्टमैटिक मैचिंग ऑफ क्रेडिट। GSTR 1 में जो इंफॉर्मेशन डालेगा सप्लायर, वो रेसिपिएंट के GSTR 2A में दिखेगा जो कि उसकी बैकअप फाइल है, और वो उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर 2 के अंदर जाएगा रेसिपिएंट के। 2 ही तो है जिसमें वो इनपुट्स की डिटेल्स डालता है। समझ में आ गई बात? द ई-इनवॉइस स्कीम इंक्लूड्स पैरामीटर्स, एग्जांपल ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, ये सब चीजें डाली जाती हैं उस ई-इनवॉइस स्कीम के अंदर। सब कुछ होती है, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर वगैरह वगैरह।
कह रहा है ये सब चीजें काम आएंगी जब ई वे बिल जनरेट होगा, क्योंकि ई वे बिल बनाते वक्त जैसे ही मैं ई वे बिल बनाने लगूंगा, है ना, और उस इनवॉइस रेफरेंस नंबर का ट्रैक डालूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीजें फिलअप हो जाएंगी, जो जो चीजें मुझे इनवॉइस की जरूरत थी। तो मुझे ई इनवॉइस में जो जो मैंने चीजें डाली थी ना, वो जहां पर ई वे बिल के साथ मैचिंग हो रही होगी, वो सारी चीजें वो अपने आप फिल कर लेगा। इक्का दुक्का जो पॉइंट्स रह जाएंगे बस वो आपको भरने होंगे। तो ई वे बिल भरने के लिए भी क्या हो गया, आसान हो गया, कम टाइम लगेगा। सर क्या हम इस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं? यस। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? यस। वेयर नीडेड द सेलर कैन कैंसिल IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर कैंसिल कर सकता है फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन IRP विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। एक स्पेसिफाइड टाइम गवर्नमेंट बताएगा, उतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को IRP के अंदर यानी इसी वेबसाइट के अंदर कैंसिलेशन की एक रिक्वेस्ट डालनी। अमेंडमेंट, क्या ई इनवॉइस अमेंड किया जा सकता है? कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन IRP विल बी डन ओनली ऑन GST पोर्टल। IRP के थ्रू नहीं कर सकते। आपको अगर आपको उस पर्टिकुलर इनवॉइस ई इनवॉइस के अंदर कोई डिटेल को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, बट आप वो कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू, यानी www.gst.gov.in। इज दैट क्लियर? तो जो भी इनवॉइस आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो उसके अंदर आप IRP के थ्रू कुछ नहीं कर पाओगे। IRP आपको इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सपोर्ट करेगा कौन? GST का पोर्टल, वेबसाइट। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि कैंसिलेशन कैसे होगी, उसका तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, अमेंडमेंट कैसे होगी। हम बार बार ई इनवॉइस स्कीम का नाम ले रहे हैं। ये है क्या? ये ई इनवॉइस स्कीम, इसको एक्चुअली लिखते हैं ऐसे, ई इनवॉइस स्कीमा नहीं है, ये स्कीम है। स्कीम क्या कहती है? Businesses use various accounting, billing softwares, generating and storing invoices in their own electronic formats. These different formats are neither understood by GST system nor by system of supplier and receiver. क्या ना, बड़ा मुश्किल है इनको। ऑब्वियसली यार, ये मेरे बनाए हुए बिल को क्या आपका सिस्टम समझ सकता है? क्या आपका सॉफ्टवेयर समझ सकता है? नहीं समझ पाएगा। मेरे बनाए हुए बिल को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो स्कैन करके डालूंगा, नहीं समझ पाएगा। तो क्या करें? ऐसे केस में मेरे को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है ना, सारी चीजें। इन दिस सिनेरियो ई इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट मशीन रीडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन। उन्होंने बनाया इस तरीके से कि इसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बन जाए, मशीन रीडेबल, जिसमें कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उसको रीड कर सके। अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ई इनवॉइस हैज बीन फाइनलाइज्ड। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट किया गया और वो ई इनवॉइस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट पूरे सारे तरह के गुड सप्लाई के लिए, सर्विसेज के लिए, सबके लिए एक। This uniform standard format applicable for all businesses across the country, which is known as e-invoice scheme. इस पूरे देश भर में इसको यूज किया जाता है इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, इसलिए इसको ई-इनवॉइस स्कीम बोलते हैं। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। नाउ व्हाट इज IRP? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हम लोग नाम ले रहे थे ना, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, IRP। IRP इज अ वेबसाइट फॉर अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ द इनवॉइसेस बाय नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ पिछले कभी साल में हुई हो, और मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2021 से कितना हो गया, 100 करोड़। हालांकि आपके एग्जाम्स के लिए 500 करोड़ ही एप्लीकेबल है, 100 करोड़ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, 100 करोड़ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आपको 500 करोड़ याद करना है। IRP इज अ वेबसाइट, ठीक है, फॉलोइंग IRPs हैव बीन नोटिफाइड। ये वेबसाइट है ऐसे e-invoice1.gst.gov.in, यही तो है, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के साथ साथ ऐसे ही उन्होंने 10 वेबसाइट्स बना दी। कितनी? 10 पोर्टल्स बना दिए। e-invoice1, e-invoice2, e-invoice3 एंड सो ऑन टिल नंबर 10। क्यों? क्योंकि इनवॉइस अपलोड करना एक सर्वर पर भारी नहीं हो जाएगा, हैंग नहीं हो जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट को पता था, वो मैंने 10 बना दिए। गवर्नमेंट ने अगर e-invoice1 से नहीं हो रहा, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, जो बिजी हैं आप अगले वाले पे जाओ। 10 बना दिए जी, 10 एक साथ, किसी पे भी कर दो। ई-इनवॉइस सब जगह पे जनरेट हो सकता है। समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर? IRN इज अ डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर। ठीक बात है। इनवॉइस नंबर इज असाइन्ड बाय सप्लायर एंड इज इंटरनल टू द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। इनवॉइस नंबर वही इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, इनवॉइस नंबर 2020-21 का इनवॉइस है /001, ये मैंने बना दिया, ये मेरा कैरेक्टर्स का मेरा इनवॉइस नंबर बन गया। दिस इज इनवॉइस, दिस इज नॉट IRN, so it is different from invoice number. Invoice number is assigned by supplier and is internal to the businesses. Its format can differ from business to business obviously,
एंड आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय रेलेवेंट जीएसटी रूल्स, और कुछ जो है फिक्स कर दिया रेलेवेंट जीएसटी रूल्स की तरफ से, ठीक है। और इनवॉइस नंबर जो होता है वो इट्स फॉर्मेट कैन डिफर, ये फॉर्मेट डिफर कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा दिया 2020-21, ठीक है। उसको आपको बस ये बताया गया कि आईआर इनवॉइस नंबर जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, एवरी ईयर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब वो यूनिक जैसे मर्जी हो, ठीक है, हर साल यूनिक करना है आपको, तो यूनिक करने के लिए आप ईयर डाल दोगे तो यूनिक हो जाएगा हर साल का, ये वाला यूनिकनेस हो जाएगी ना इसकी, इसलिए लोग ईयर डाल देते हैं। नाउ इट्स फॉर्मेट कैन डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ठीक बात है, बट आईआरएन नहीं हो सकता ऐसा। आईआरएन में एक ही जैसा फॉर्मेट रहेगा हमेशा। IRN on the other hand is a unique reference number which is generated and run by IRP on successful registration of e-invoice। एक बार e-invoice बन गया, उसके बाद एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने पर IRN नंबर मिलेगा जो कि यूनिक नंबर है और जिसका फॉर्मेट सेम होता है पूरे देश भर में। The e-invoicing system is also available for e-commerce operators, यानी ECO को भी e-commerce invoicing करनी पड़ सकती है to report invoices to the invoice registration portal generated by them on behalf of suppliers। Bulk uploading of invoices to IRP is also possible। अगर आपको लगता है bulk invoicing नहीं कर सकते हो तो आप गलत सोच रहे हो। आप एक साथ 200, 300, 500, 1000 एक साथ डिटेल्स को भी डाल सकते हो उसके अंदर। Is that clear to everyone? तो ये है हमारा e-invoicing, ये था हमारा e-invoicing। मैंने आपको बार बार बोला QR कोड के बारे में, मैं आपको बताता हूं। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस ऑन IRP इट विल रिटर्न अ साइंड ई-इनवॉइस टू सप्लायर विद IRN एंड QR कोड। क्या मिलेगा साथ में? इनवॉइस रेफरेंस नंबर और एक क्या मिलेगा? QR कोड साइंड। नाउ IRN इज एम्बेडेड इन द QR कोड। जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है ना वो आपको QR कोड के अंदर ही मिलेगा, यानी QR के थ्रू ही पता चलेगा कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है। कह रहा है IRN is embedded in the QR code which shall be extracted and printed on the invoice, जो कि इनवॉइस में ही प्रिंट होगा। The QR code enables the quick view, validation and access of the invoices from GST system from handheld devices. The digitally signed QR code will have a unique IRN which can be verified on the central portal as well as by offline app by the officer। ऑफिसर कभी भी इसको चेक कर सकता है बाय थ्रू ऑफलाइन, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चेक कर सकता है कि क्या है इसका IRN नंबर। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द टैक्स ऑफिसर्स चेकिंग द इनवॉइसेस ऑफलाइन ऑन द रोड साइड। कई बार ऐसे झटका देना पड़ता है, चेक कर रहे हैं इमीडिएटली, सडनली आपको ट्रक को रोक के चेक कर रहे हैं, इनवॉइस दिखा भाई, इनवॉइस दिखाया, उसमें कोई QR कोड है। अब उसके बाद वहां पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा, उन्होंने चेक किया, अभी भी QR कोड का स्कैनिंग होके पता चल जाएगा कि इसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है। This will be helpful for the tax officers checking the invoice offline on the roadside where internet may not be available all the time। सही बात है। The dynamic QR code will have the payment details and thus scan and pay in one go is possible। इस QR कोड को हम सिर्फ QR नहीं बोलेंगे, इसको डायनामिक QR कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक QR कोड। कह रहे डायनामिक QR कोड will have a payment details and thus scan and pay in one go is also possible। समझ में आ गई बात? स्कैन एंड पे जैसे होता है ना कि नॉर्मल QR कोड होते हैं, उसके अंदर भी तो स्कैन एंड पे होता है, बट इसके अंदर स्कैन एंड पे के अलावा बहुत सारी और इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो डायनामिक QR कोड विल हैव द पेमेंट डिटेल्स एंड दस स्कैन एंड पे इन वन गो इज पॉसिबल। स्कैन किया, पे किया, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो रेसिपिएंट को कितना टैक्स पे करना है, कितना अमाउंट, रेसिपिएंट को कितना अमाउंट पे करना है, बायर को, सप्लायर को, वो पता है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को कितना पैसा उससे लेना था, ये पता चल जाता है। गवर्नमेंट ने GST कितना लेना था इस वाले बिल के अंदर, वो पता चल जाता है। सब कुछ पता चल जाता है एक IRN नंबर से, और IRN नंबर पता चलेगा आपको स्कैन करके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको बोलते हैं डायनामिक QR कोड। डायनामिक QR कोड, दैट्स इट। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा, ये हमारा क्या पढ़ा? ई इनवॉइसिंग की मोटी मोटी बातें याद करते हैं। सबसे पहले ई इनवॉइसिंग की मोटी मोटी बातें याद करते हैं। क्या पढ़ा है हमने ई इनवॉइसिंग के अंदर? तो सबसे पहले तो हमने ई इनवॉइसिंग के बारे में ये पढ़ा था कि ये मैंडेटरी हो गई है 1 अक्टूबर 2020 से। पहले वॉलंटरी था, अब मैंडेटरी हो गया, और 500 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है तो ई इनवॉइस आपको बनाना मैंडेटरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर ई इनवॉइस बनाने के लिए क्या आपको एक कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कुछ नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा? ना 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 ना,
इनवॉइस आप अपने नॉर्मली अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जहां से आप निकालते हो वहीं से निकालो, सिस्टम से निकालो। नॉर्मल इनवॉइस बनाने के बाद आपको एक आईआरपी में रजिस्ट्रेशन करानी है उस इनवॉइस की। वो रजिस्ट्रेशन होते ही, वो डिटेल्स वहां पे जाते ही आपको वो आईआरएन नंबर मिलेगा और उस आईआरएन नंबर के साथ होगा एक क्यूआर कोड। वो वाला बिल, ई इनवॉइस बिल, वो आपको देना है रेसिपिएंट को, और वो वैलिड तभी होगा जब उसका वैलिड आईआरएन होगा। और वैलिड आईआरएन कैसे पता चलेगा? क्यूआर कोड से। एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग: ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इन जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न प्री फिल्ड मिलेंगी। दूसरा, ई वे बिल ऑटोमेटिकली फिल्ड मिलेगा। देयर विल बी अ सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, एरर्स नहीं होंगे। रीजन कि जो इंफॉर्मेशन मैंने भर दी वही इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट को जारी होगी, वही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जारी होगी। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, पूरे इंडिया के अंदर सेम फॉर्मेट रहेगा। और ऐसे केसेस में टैक्स इवेजन भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, फेक इनवॉइसिंग खत्म हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा ई इनवॉइसिंग के स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो रूल 48(4) में लिखे हुए हैं, और मैंने बताया इसका फॉर्म का नाम है जीएसटी INV 01। क्लास ऑफ पर्सन टू मैंडेटरी, मैंने बताया B2B सप्लाईज करने वाले लोगों के लिए ये बनाया गया, 400-500 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ये। और B2B या फिर एक्सपोर्ट्स अगर आप करते हो तो ही आप ई इनवॉइस बनाओगे, अदरवाइज इनवॉइस नहीं बनाओगे। ठीक है जी, B2C वालों के लिए नहीं है। रिवर्स चार्ज में 93 वालों के लिए है, 94 वालों के लिए नहीं है। फिर हमने एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग की बात करी थी। कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट हैं? SEZ यूनिट एग्जेम्प्ट है, नॉट SEZ डेवलपर। इंश्योरर बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है, GTA सर्विस एग्जेम्प्ट है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट है, और पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। हाउ ई इनवॉइसेस ग्रांटेड, ये जनरेट कैसे होता है, बना कैसे जाता है? स्टेप 1, सबसे पहले आप अपना नॉर्मल बिल बनाओगे, IRP पे ले जाओगे। IRP पे लेके जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको IRN नंबर मिलेगा। उस IRN नंबर से, IRN नंबर के साथ आपको वो साइंड IRN नंबर होगा विद QR कोड, और वो QR कोड और IRN नंबर, वो यानी एक ई इनवॉइस आप किसको दे दोगे? रेसिपिएंट को। ना बस दैट्स इट, यही बातें हम लोगों ने करी थी मेन। आगे आ जाते हैं एक और बड़े भयानक अमेंडमेंट के ऊपर। चैप्टर 7 में एक रजिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, विच इज आधार ऑथेंटिकेशन। आधार कार्ड की वैल्यू और बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। टू चेक द ऑपरेटर्स हु टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इतना सिंपल था कि कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। कोई भी बंदा, मतलब कोई बंदा काम कर नहीं रहा जीएसटी का, मतलब कोई उसका इतना बिजनेस नहीं है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन जानबूझ के करा रहा है ताकि नकली इनवॉइस बना के उसका बेनिफिट ले सके। गवर्नमेंट ने बोला आधार ऑथेंटिकेशन डाल दो, एटलीस्ट कम से कम पता तो चले कहां का बंदा है, कौन है ये। टू चेक ऑपरेटर्स हु टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड टू इंक्रीज कंप्लायंस वर्क, आधार eKYC based registration has been introduced under GST law. With effect from 21st August 2020, Aadhaar authentication is mandatory for new applicants in order to eligible for grant of registration. ठीक है जी, यानी नए एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी हो गया, नए एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी हो गया। सर एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स के लिए भी है, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, नहीं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। उनको भी बोला तो है कि आधार ऑथेंटिकेट करा लो, बट उनके लिए मैंडेटरी अभी तक नहीं है। यानी मेरी वेबसाइट पे, मैं जब वेबसाइट खोलूंगा तो मेरी वेबसाइट पे आएगा कि आप चाहो तो आधार ऑथेंटिकेट करा सकते हो। देखना चाहते हो आप कैसे होता है? आओ मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, अब मैं लॉगिन पे जाता हूं, मैं अपना ये देखो, मैं जैसे ही वेबसाइट में लॉगिन करता हूं, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है? आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। ओके, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट द आधार ऑफ पार्टनर, प्रमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी? इफ यस, नेविगेट टू माई प्रोफाइल, अदरवाइज रिमाइंड मी लेटर। मतलब बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी डाला नहीं है, क्योंकि अगर डाला होता तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन आती, ये वो कहते हैं कि आधार ऑथेंटिकेट करो, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन अगेन दिस इज नॉट मैंडेटरी एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। तो ये एग्जिस्टिंग वालों के लिए नहीं है, ये मेरा एग्जिस्टिंग एक रजिस्ट्रेशन नंबर था तो मैंने वो आपको करके दिखाया, समझ में आई? अब ये देखो, नाउ आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्सन अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर्स कॉम्पोजिशन, मतलब आप या तो एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर चले जाओ, या आप कॉम्पोजिशन के नाम से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से, आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, एसईजेड डेवलपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर के नाम से, या एसईजेड यूनिट के नाम से। आप किसी भी नाम से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन अगर वहां पे करवाते हो, आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना जरूरी है। एक नए एप्लीकेंट्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, और वो फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 में ही हो जाएगा। फॉर्म जीएसटी आरईजी 01, यस, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही हो जाएगा, ठीक है सर। एप्लीकेंट्स हु आइदर डू नॉट प्रोवाइड आधार while applying for new registration or whose Aadhaar authentication fails in validation would be subjected to site verification by tax department. यानी ऐसा पर्सन, ऐसा एप्लीकेंट या तो वो आधार प्रोवाइड नहीं कर रहा, हु आइदर डू नॉट प्रोवाइड आधार व्हाइल अप्लाइंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, या तो वो आधार प्रोवाइड नहीं कर रहा या उसकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है। देन साइट वेरिफिकेशन मतलब उसके एड्रेस पे जाके गवर्नमेंट चेक करेगा कि क्या दिक्कत है, पूछेगा, डिटेल्स मांगेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एड्रेस वगैरह, और उसके बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगा, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं करेगा, फालतू के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देगा। Subsequently, existing registrants will also be required to undergo Aadhaar authentication, otherwise their registration shall be deemed to be invalid. उन्होंने बोला आधार और ऑथेंटिकेशन करवाना सब रजिस्टर्ड, जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं ना, उन लोगों के लिए भी जरूरत है। However, no notification has been issued on existing registrants. इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए कंपलसरी नहीं बोल सकते हैं। इनवैलिड कब से होगा ये भी नहीं पता, समझ गए ना? तो अगर आप बचे हुए हो, बचे रहो, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इसके ऊपर नहीं निकाला। आगे आ जाते हैं। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, किनको करवाना है? न्यू एप्लीकेंट्स को कराना है सर। एवरी एप्लीकेंट शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन रूल 8। डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी। तो कब आप देखो एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो ना, उस वक्त आपको आधार का नंबर, आपको पोजेशन ऑफ आधार, आपको आधार नंबर वहां पे बताना पड़ेगा। सिंपल। सो एवरी एप्लीकेंट शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन फर्निश द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन रूल 8। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी द डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। आप लोग जानते हैं ना, फॉर्म आरईजी 01 जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर तो वो कुछ नहीं मांगते यार, वो आपको सिर्फ वैलिडेट करते हैं सीबीडीटी डेटाबेस से, पैन कार्ड, पैन नंबर मांगेंगे वगैरह वगैरह। पार्ट बी के अंदर वो आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वहां पर जब आपने इंफॉर्मेशन भरी, कह रहा है जिस दिन पे आधार ऑथेंटिकेट कराया, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस, मतलब आपकी एप्लीकेशन सबमिट कब होगी, कह रहा है द डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। अगर आधार ऑथेंटिकेट पहले हो जाता है, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेट हो गया, अगर आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01, 15 दिन मिलेंगे। कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। तो द डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी आरईजी 01 विच एवर इज अर्लियर। In case of applicant is individual, he shall undergo the authentication of his own आधार नंबर। Obviously, एक इंडिविजुअल है तो अपना ही आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराएगा ना। बट अगर वो एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल है, तो ऐसे केस में अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कर्ता करवाएगा, अगर कंपनी है तो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर कराएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर कराएगा, कोई ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कराएंगे, कोई भी तरह का और कोई एंटिटी है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज सिग्नेटरी कराएगा, एंड सच अदर नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, जो भी गवर्नमेंट कल को फ्यूचर में नोटिफाई करती है। नाउ पर्सन्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, every registered person shall undergo authentication, furnish proof of possession of Aadhaar number in prescribed
इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो कह रहे हैं ऑथेंटिकेशन कराओ, प्रूफ दो कि तुम्हारे पास आधार नंबर है, प्रूफ दो। समझ में आ गई बात? नाउ वेयर आधार नंबर इज नॉट असाइंड, आधार नंबर अभी तक आपके पास आया नहीं है। आधार नंबर ये वाला तो वो हो गया जहां पे आधार नंबर है आपके पास, पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आधार नंबर है आपके पास, अब यहां पे आधार नंबर ही नहीं है, इज नॉट असाइंड। In case of new applicant, if an Aadhaar number is not assigned to a new applicant, then such individual class of person shall offer alternate means of identification. तब आपको आधार नंबर, जब आपके पास आधार नंबर है ही नहीं, मतलब आपके पास आधार नंबर है ही नहीं, सिंपल, अभी आप आधार नंबर के लिए अप्लाई करोगे, आपने किया ही नहीं है, ऐसा अगर केस है तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केस में सच इंडिविजुअल और क्लास ऑफ पर्सन शेल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तब हम उसको कोई ना कोई और तरीका बताएंगे जो कि रूल 9 में लिखा है, हमें नहीं पढ़ना, कोई और तरीका बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल 9(1) प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, द रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी ये एक तरह से ऑल्टरनेट मीन हो तो गया, ऑल्टरनेट यही तो तरीका होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन तब होगी जब आपके घर पे आके आपके बिजनेस को, प्लेस को देखकर वो लोग ये सेटिस्फाई कर लेंगे कि यस ये बिजनेस एंटिटी है, ये उसका एड्रेस है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल 9(1) कहता है, ये प्रोवाइजो समझ गया ना, एक्सेप्शन है रूल 9(1) का। प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों ऑप्ट नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे पास आधार नंबर है ही नहीं, क्या करोगे? तो ऐसे केस में द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्लेस ऑफ बिजनेस 10 है तो सारे बिजनेस में थोड़ी ना जाके देखेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को देखेगा। नेक्स्ट, हाउएवर इन ल्यू ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, द पीओ कौन? प्रॉपर ऑफिसर मे कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज ही मे डीम फिट। फर्स्ट, for this he need to record reasons in writing and need to take approval of the officer below the rank of JC। कहता है in lieu of physical verification of the place of business, the PO may carry out the verification of document as he may deem fit। अगर उसको लगता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से काम बन रहा है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, तो वो जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, ये PO की मर्जी होगी, ठीक है। फॉर दिस ही नीड टू रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग एंड नीड टू टेक एन अप्रूवल ऑफ ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जेसी। उस पीओ को अप्रूवल लेना होगा जॉइंट कमिश्नर से, नीचे वाली कोई भी रैंक जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उससे एक अप्रूवल लेना होगा कि सर मैंने गया नहीं हूं मैं वहां पर, मैंने सिर्फ देख लिया है, देखने से पता चल रहा है सर, क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं है, करो अप्रूव करो, ओके सर। Further, in such case, a notice in prescribed form seeking clarification, information, documents from applicant may be issued by PO। मतलब obviously PO के पास पावर है, तो PO क्या करेगा? इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे। भाई रजिस्ट्रेशन के अंदर भी तो होता था, याद है? रजिस्ट्रेशन के अंदर PO आपसे इंफॉर्मेशन मांगता था, डॉक्यूमेंट्स मांगता था, कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन मांग सकता है। कुछ याद आ रहा है? तो एक नोटिस इशू किया जाएगा, सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एप्लीकेंट मे बी इशूड बाय पीओ नॉट लेटर देन 21 डेज। 21 दिन तक मैक्सिमम, 21 दिन के अंदर नोटिस आ जाना चाहिए। अगर 21 दिन के बाद आया, हम आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड मान लेंगे। यानी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपके पास आधार नहीं था, ठीक है, आपके पास आधार नहीं था, हमने आपको नोटिस भेजा, बट आपको नोटिस दिया 22वें दिन। गवर्नमेंट की गलती, किसकी गलती? उस पीओ की गलती। ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है डीम्ड अप्रूवल। क्या कहता है? डीम्ड अप्रूवल। हम मान लेंगे कि आप अप्रूव हो गए, क्योंकि टाइम तो 21 दिन का ही था, गवर्नमेंट के पास टाइम कितना है? 21 डेज, दैट्स इट, ठीक है जी। इन केस ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, इफ आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उसके आधार नंबर नहीं है, देन सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। गवर्नमेंट बताएगा कि क्या और तरीका हो सकता है ऑल्टरनेट, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी या कोई और तरीका होगा, जो भी तरीका होगा गवर्नमेंट बताएगा, ओके, प्रिस्क्राइब मैनर में। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, मैं एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, ये देखो आपके सामने, और मैंने आपको दिखाया था जैसे मैंने लॉग इन किया तो सबसे पहले क्या आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। समझ में आया? क्योंकि अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ। In case of failure to undergo the Aadhaar authentication या furnish proof of possession of Aadhaar या furnish alternate means of identification,
रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू सच पर्सन। अब देखो ऑल्टरनेट बोल दिया ना, कह रहा है या तो ये हो जाए आधार ऑथेंटिकेशन, वो भी नहीं हुआ। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। फर्निश ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बोल रहा है ना, आप इस वाले में तो फॉल करते हो, तो यू हैव टू फर्निश द ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बट यू हैव नॉट फर्निश्ड, यू हैव बीन फेल्ड टू फर्निश। द रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगी भाई आपकी। एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच पर्सन डज नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन, और आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन ना होने के कानून लग जाएंगे, पेनल्टी है ना, पेनल्टी और जो प्रोसीजर्स हैं सारे वो लग जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन ना होने के वाले के ऊपर होते हैं। कैसा लगा, समझ में आया बात? चलो आओ आगे देखते हैं ना। पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन है सर? अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है तो उसके बाद आधार कार्ड कहां से आएगा? नंबर 2, अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, यानी इंडिविजुअल को छोड़ दो, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स को छोड़ दो, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर को छोड़ दो, और कर्ता ऑफ एचयूएफ को छोड़ दो। कह रहा है इन क्लास ऑफ पर्सन को अगर हम छोड़ दें, इन लोगों को अगर हम छोड़ दें, इनके अलावा जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए भी दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। सो अभी तक गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया है, कह रहा है इंडिविजुअल यस दे नीड आधार ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी बना हुआ है, यस, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए करता, इन चारों के लिए तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, यानी इनके अलावा कोई ऐसे लोग हैं, कोई क्लास ऑफ पर्संस हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अभी आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए। सो पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, समझ में आ गया? एक जो सिटीजन नहीं है, दूसरा इनको छोड़ के जितने भी क्लास ऑफ पर्सन हैं। ओके सर, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन बताओ। सर डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन में अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ते थे कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट आ जाएगा, नहीं आएगा तो नोटिस आ जाएगा, नोटिस का जवाब आपने 7 दिन में देना है, याद आ रहा है? और 7 दिन में आपने जवाब दे दिया तो आगे वो भी रिप्लाई कितने दिन में देंगे? पीओ वाले 7 दिन में, याद आ रहा है सब कुछ? If PO fails to take any action in the following cases within the stipulated time, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved. In cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar, अब उस बंदे ने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया और is exempt from आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर उसको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं थी, then within the period of 3 working days from the date of submission of application, 3 वर्किंग डेज का टाइम था, और अगर पीओ ने 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अप्रूव्ड। तो मतलब आपको रिप्लाई, आगे पीओ को रिप्लाई करना चाहिए था 3 वर्किंग डेज में, क्यों नहीं किया? आधार ऑथेंटिकेशन तो हो ही गई ना, तो 3 वर्किंग डेज का टाइम था, यही था ना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में जो हमने 3 वर्किंग डेज पढ़ा था, वो 3 वर्किंग डेज आ जाएगा वहां पर, वहीं पर 3 वर्किंग डेज की बात हो रही है, बस एक आधार ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गया जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में हम पढ़ते थे। In cases where a person fails to undergo the Aadhaar authentication or does not opt for Aadhaar authentication, तो गवर्नमेंट के पास कितना टाइम था? 21 दिन का टाइम था। 21 दिन के अंदर नोटिस दे देना भाई, नहीं दिया तो भूल गए तो अप्रूव माना जाएगा। तो गलती पीओ की है, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? पीओ की गलती है, यहां पर कुछ नहीं कर सकते तुम उस बिजनेसमैन का, उस बिजनेसमैन की गलती नहीं, उसके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुई तो आपको 21 दिन में नोटिस भेजना था ना, नहीं भेजा। विद इन द पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अप्रूव मान लेंगे। इन केसेस वेयर पीओ इश्यूज नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, तो 7 वर्किंग डेज का टाइम होता है, 7 दिनों में रिप्लाई करना होता है, और 7 दिनों के अंदर आपने रिप्लाई वेयर पीओ इश्यूज नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। अब आपके 7 दिनों के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन देनी होती है, और मैंने 7 दिन में क्लैरिफिकेशन दे दी, और आपकी आगे 7 दिन में जवाब आना चाहिए था, नहीं आया, 7 दिन में आपका जवाब नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये मान लूंगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। 3, 21 और 7, पहले हम सिर्फ 3 और 7 पढ़ते थे, अगर आपके पास पुरानी बुक है आप चेक करो, 3 और 7 पढ़ते थे, 3 दिन और 7 दिन डीम्ड अप्रूवल के केस में, अब 21 दिन भी आ गया है, और ये उनके लिए जिनके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुई और 21 दिन के लिए नोटिस देना था, 21 दिन में अंदर अंदर नोटिस देना था, नहीं दिया, तो यहां पे पीओ की गलती। Thus, in the case of successful authentication of Aadhaar, registration will be deemed approved within 3 working days. However, if Aadhaar authentication is not opted for, or if authentication fails in validation and no SCN is issued within 21 days by tax officials, the registration will be deemed approved. Approve कर दी जाएगी। Is that clear दोस्तों? समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था।
दैट वाज चैप्टर नंबर 7, रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आधार ऑथेंटिकेशन। और अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 टैक्स इनवॉइस में हमने ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। चैप्टर नंबर 9 में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स में। आज तक इंटरेस्ट जो लगता था डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पे, वो लगता था ग्रॉस अमाउंट पे। किस पे लगता था? ग्रॉस अमाउंट पे। अब गवर्नमेंट ने बोला हम जो इंटरेस्ट लेंगे ना वो नेट अमाउंट पे लेंगे। सर क्या मतलब है? आओ समझते हैं। The tax dues which are not paid within the stipulated time are liable to interest payments. सही बात है। This mechanism is automatic in nature by virtue of the provision laid under any tax law. On similar lines, Section 50 of the CGST Act 2017 provides for the applicability of interest for default in payment of taxes within the stipulated time. Under a GST law, a registered person can make the payment of tax through इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं, क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से। ठीक है सर। Usually the balance in electronic credit ledger is exhausted first before utilizing the balance available in cash ledger. आपको बताया जाता है कि पहले क्रेडिट, हर एक इंसान भी ऐसे ही करेगा ना यार, पहले क्रेडिट लेजर को यूज करेगा, जो बचेगा फिर कैश लेजर में से डालेगा पैसा। In case a registered person does not have sufficient amount available in electronic credit ledger, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं है, then to pay the tax dues for particular tax period, तो ऐसे केस में वो कैश लेजर को डायरेक्टली यूज करेगा। ऑल्सो द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी फॉर मेकिंग डिपॉजिट ऑफ बैलेंस टैक्स अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ना ही उसके पास क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े हैं और ना ही उसने पैसा कैश लेजर में डाला। इन सच सिचुएशन जीएसटी कॉमन पोर्टल डजंट हैव अ मैकेनिज्म टू अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मेक पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इफ लॉ मेकर डिमांड्स टैक्स ड्यूज along with interest or gross payments, that is tax paid through electronic cash ledger and credit ledger, it may be an unhealthy business practice. To counter such recovery mechanism, a proviso has been inserted under Section 50 to provide that when a registered person has paid his taxes through a return under 39 belatedly, चाहे उसने लेट पे किया, interest shall be applicable only on the net taxes paid. Only on the net taxes paid. अगर एक इंसान ने रिटर्न भर दी है, चाहे उसने रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी है, पेमेंट वाली, टैक्सेस पे करने वाली, उसने जो टैक्सेस पे कर दिए थ्रू अ रिटर्न सेक्शन 39 में जीएसटीआर 3B, बिलेटेडली लेट पे करी, इंटरेस्ट शेल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द नेट टैक्सेस पेड। अब नेट का मतलब क्या है? जितना पैसा आपने देना था उसमें से क्रेडिट लेजर में अमाउंट अगर कुछ पड़ा हुआ है, वो एडजस्ट करने के बाद जो बच गया उसके ऊपर की इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो शेल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन नेट टैक्सेस पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट ऑन द ग्रॉस टैक्सेस पेड फॉर सच टैक्स पेड। ग्रॉस, पहले ग्रॉस पे इंटरेस्ट लगता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले अगर मान लो आपके 1 लाख रुपए पेंडिंग थे, कितने रुपए पेंडिंग थे? 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपए के ऊपर क्या लगना है? इंटरेस्ट। ठीक है, 1 लाख रुपए पेंडिंग थे, आपके पास क्रेडिट लेजर में कुछ पैसा नहीं पड़ा, कैश लेजर में कुछ पैसा नहीं पड़ा, 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया? क्योंकि आपने सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल के ही तो पे करोगे। बट अगर मैं यहां पर एग्जांपल में ये बोलूं कि 10,000 रुपए आपके पास क्रेडिट लेजर में पड़े हुए थे, तो 10,000 अपने क्रेडिट लेजर से एडजस्ट किया, बचा 90 आपने कैश लेजर से दिया आपने लेट है, बट आपने पे कर दिया, मतलब पूरी सेटलमेंट कर दी, बट दिया आपने लेट है। अब आप मुझे बात बताओ, अगर मान लो इस बंदे ने लेट दिया है, 1 लाख रुपए देने में से 10,000 रुपए एडजस्ट करके 90,000 दिया, बट उसने लेट दिया, ऐसे केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 90,000 रुपए पे लगना चाहिए या 1 लाख पे लगना चाहिए? गवर्नमेंट ने बोला, देखो दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट ने बोला क्रेडिट में पैसा पड़ा है ना उस बंदे के पास, क्रेडिट में पैसा पड़ा है, वो बंदा गलत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्रेडिट एडजस्ट कर दो, जो बच गया 90,000 उस नेट के ऊपर क्या ले लो? इंटरेस्ट। शर्त यह है कि इसने रिटर्न वगैरह भर दिया, पेमेंट सेटलमेंट्स हो गई हैं, सिर्फ डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट उसने भरना है वो कितना भरना है उसकी बात हो रही है, विच विल बी ऑन नेट। So interest, if any payable by the registered person for delay in remittance of taxes beyond stipulated due date on account of delay in filing of return under section 39 shall be demanded on net cash liability of the taxes and not on the gross tax liability. ठीक है, और नेट टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ? नेट टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे? जितनी आपकी लाइबिलिटी है उसमें से एडजस्ट कर देंगे क्रेडिट लेजर का अमाउंट। यस या नो? जो बच गया वो वाला अमाउंट इज नेट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर?
तो इसके अलावा चैप्टर 10 में जीएसटी रिटर्न्स का जो चैप्टर था, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और वो भी कोई खास अमेंडमेंट तो नहीं है, मतलब वो भी मतलब पहले वाले तो खास थे, ठीक है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जितने भी जीएसटीआर हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बात बस बोल दी है कि अब आप एसएमएस के थ्रू भी निल रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, निल रिटर्न के लिए आपको सिस्टम पे जाना पड़ता था, रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। अब उन्होंने क्या बोला, अ निल जीएसटीआर 1 कैन बी फाइल्ड थ्रू एसएमएस यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को मैसेज, ओटीपी डालोगे, दैट्स इट, योर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। वाह, बहुत सिंपल सिस्टम बना दिया यार गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। तो जीएसटीआर 1 के अंदर ये अमेंडमेंट आई है कि निल जीएसटीआर 1 आपको अगर भरना है, जो कि मैंडेटरी है निल जीएसटीआर 1, बट आपको वो भरना कैसे है, एसएमएस से भी भर सकते हो। अनिल जीएसटीआर 1 डज नॉट हैव एनी एंट्री इन द टेबल्स। अच्छा, निल का मतलब क्या है? निल का मतलब टैक्स लायबिलिटी निल की बात नहीं हो रही। निल का मतलब है आपको टेबल्स के अंदर कुछ नहीं भरना। टेबल्स मतलब वो जो रिटर्न के टेबल्स होते थे, उस रिटर्न के टेबल्स के अंदर आपको कुछ नहीं भरना। अगर आपको कुछ नहीं भरना तो आप जीएसटीआर 1 निल फाइल कर सकते हो, तो ही है इसका मतलब ना ही आपकी कोई इनवर्ट सप्लाई है, ना ही आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई है, तब उसको निल बोलते हैं। बट अगर आप जीएसटी का अमाउंट जीरो कह रहे हो और वो आपको यहां पे निल रख रहा है, तो वो गलत कह रहे हो। एंट्री टेबल्स में नहीं है, इसका मतलब है निल। समझ में आया? अगर आपकी एंट्री टेबल्स पे बनती है, मतलब आपका कुछ आउटपुट टैक्स बनता था और आपका आईटीसी एडजस्ट हो जाना था, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, टैक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ हो रहा है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि वो निल की रिटर्न भी निल भरनी है। ना 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 ना, वो तो डिटेल्स दिखानी है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहेगा कि यार हमें तो बताओ कि कैसे वो आईटीसी को एडजस्ट किया, कहां से कैसे क्या एडजस्ट हो रहा है, वो दिखाना है। निल का मतलब यहां पर यह है कि अपने टेबल्स में अगर कोई एंट्री नहीं करनी है। याद है मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर रिटर्न्स के फॉर्मेट्स के अंदर टेबल्स बताता था, वो टेबल्स जो होते हैं उसके अंदर आपको कोई अगर एंट्री नहीं भरनी तो चलेगा। यहां पे मैं यहां पर एक एंट्री आपको दिखाई देता हूं, मैं कौन से टेबल्स की बात कर रहा हूं, ये देखो। जब मैं रिटर्न की बात करता हूं तो मैं आपको कोई भी एक रिटर्न आपको दिखा देता हूं। जैसे आप कोई भी, जैसे जीएसटीआर 1 है, ये देखो आपके सामने ये टेबल्स होते हैं, 1 टेबल, टेबल 2, टेबल 3, ये इस तरीके से टेबल, और टेबल के नंबर दिए हुए हैं 4A, 4B, 4C, 4D, ये सब। इसमें B2B सप्लाईज जाती हैं, इसमें इनवॉइसेस की डिटेल्स जाती हैं, इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं। इसको बोलते हैं टेबल्स। क्या बोलते हैं इसको? टेबल्स। मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है एवरीवन। तो बेसिकली आपको डालने की, यहां पर कहते हैं कि आपको निल, अगर आपको निल डालना है यहां पर, जैसे यहां पर निल है क्या? नहीं, यहां पर देखो कुछ ना कुछ आपको लायबिलिटी दिख रही होगी। ये देखो B2C 3,47,000 की, 3,47,000 की एक महीने का कुछ अमाउंट था जो कि इतना बनता था, जिसकी टैक्स लायबिलिटी 62,000 की थी। समझ में आ गई बात? तो ये अगर आप कहो कि ये निल है, ये निल नहीं है। चाहे जीएसटी पे किया हो या ना किया हो सकता है मैंने जीएसटी पे ना किया हो, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट पड़ा हो। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो, तो जीएसटीआर 1 के लिए ये बात कंप्लीट कर दी, ठीक है। क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 में ये बात बोली है। क्वार्टरली फाइलिंग आपको पता है ना, क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 1 किन के लिए? जीएसटीआर 1 हैज बीन अलाउड टू बी फाइल्ड क्वार्टरली बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिनकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक की है ना, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने बोला आप क्वार्टरली रिटर्न भरो। और इस साल में भी अगर उनकी 1.5 करोड़ तक जब तक नहीं है तब तक क्वार्टरली भरो। अगले जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तब आपको मंथली भरनी जरूरी है। As of now, this facility has been given an extension till मार्च 21 तक के क्वार्टर, यानी जो क्वार्टर भी चल रहा है उस मार्च वाले क्वार्टर तक का टाइम तक गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। ओके, प्रेजेंटली द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 जो क्वार्टर वाला है उसके लिए 13th ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर है। मतलब अप्रैल में जून के लिए 13 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 13 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 13 जनवरी। ये आपको डेट याद रखनी है।
HSN डिटेल्स इज सेम टिल 31 मार्च 2021। इसमें कुछ एक अमेंडमेंट आई है, बट ये अमेंडमेंट अभी मैं नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि ना ये मई वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ना ये जून वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए ये अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। हालांकि इसमें ये हो गया कि इसमें कुछ चेंजेस आ गए, बट ये एप्लीकेबल हो जाएगा जो नवंबर में बच्चे देंगे, तो इसलिए अभी नहीं करना। आगे GSTR 3B, a nil GSTR 3B can be filed through SMS using 3B, याद है समरी वाला फॉर्म रिटर्न। इस समरी वाले रिटर्न के अंदर आपको अगर नील भरना है तो आपको नील GSTR 3B, जब कोई टेबल्स में कोई एंट्री नहीं डालनी, आप SMS के थ्रू कर सकते हो ये काम। GSTR 4 में भी, GSTR 4 के अंदर जो पेमेंट करनी होती है वो क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है। GSTR 4 किसके लिए होता था? कॉम्पोजिशन स्कीम, और उनके लिए GST CMP 08 ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म अगर आप नील भरना चाहो आप नील भर सकते हो, बट ऑब्वियसली आपने कोई टेबल्स में एंट्री नहीं करनी, तब आपको यहां पर ऐसे ट्रांजेक्शन करनी है, और बाय SMS के थ्रू कर सकते हो। रेस्ट ऑल अमेंडमेंट्स आइदर आर नॉट एप्लीकेबल फॉर मई जून 21 के एग्जाम, मतलब या तो वो मई जून 21 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मैं सच बात बताऊं वो एग्जाम्स ऐप के लिए एप्लीकेबल नहीं है मई जून 21 के लिए, इसीलिए वो यहां पर आपको दिखेंगे नहीं। हाँ, फाइनेंस एक्ट 2020 में जरूर आए हैं, बट उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। समझ में आ गई बात? तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, और अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है वो रिवीजन के मैराथन्स आने वाले हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना और शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ। GST अमेंडमेंट्स की वीडियो इतनी ही काफ़ी थी CA, CS एंड CMA स्टूडेंट्स के लिए, मई और जून 21 वाले बच्चों के लिए, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।